स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब हम आगे की पॉइंट्स को जानते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। केमिकल इक्वेशंस वाले टॉपिक को देखना है हमें। तो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted to magnesium oxide। एक्टिविटी 1.1 परिभाषित कर सकता है कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, वो जला ऑक्सीजन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया यानी बदल गया। This description of a chemical reaction in a sentence from is quite long। यानी कि ये केमिकल रिएक्शन का ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये बहुत ही ज्यादा, एक सेंटेंस का मतलब थोड़ा लंबा है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, मतलब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation। एकदम आसान से तरीके से हम इसे लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन के रूप में, जिसे हम वर्ड इक्वेशन के रूप में भी जानते हैं। तो वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, जैसे कि आपका नीचे में दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन हमने मैग्नीशियम लिया था, प्लस हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था, है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था हमने, रिएक्शन कराया था, और हमें एरो के बाद दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो इतना सिंपल फॉर्म में हमने लिखा ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो कहलाएगा हमारा रिएक्टेंट, और जो हमें रिएक्शन के बाद मिला वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट, जो कि हमें सिंपल तरीके से दिख रहा है बुक में ब्लू कलर से लिखा हुआ। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब ये लिखा द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1। देखो, ये जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इतना लंबा चौड़ा सा, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही जो ब्लू शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और एरो देकर हमारा प्रोडक्ट जो बना वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को इसमें लंबा सा दिया हुआ है। आप पढ़ लेना, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट कहलाएंगे, राइट। जो नया सब्सटेंस रिएक्टेंट को रिएक्शन करवा के, केमिकल रिएक्शन बनवा के बनेगा, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो इक्वेशन है ना वर्ड वाला, वो चेंज होता है, रिएक्टेंट का जो चेंज हुआ ना प्रोडक्ट, वो एरो देके लिखा जाएगा, ठीक है। जो हम प्रोडक्ट को शो करेंगे ना कि हाँ भैया ये रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट के पहले हमें एरो देना है, तब हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा और प्लस के साइन के साथ होगा, राइट। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो देखना अपने बुक में लिखा हुआ था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखाएगा। एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसको भी हम लोग प्लस प्लस करके ही लिखेंगे। अगर जैसे कि यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखा था एक्टिविटी 1.1 में कि सिर्फ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, हो सकता है कि हमें 2 प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है 3 प्रोडक्ट मिल जाए, तो हमें वो भी प्लस प्लस करके लिखना है। लेकिन जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं बल्कि राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट होगा वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा प्लस के साथ।
बस इतना ही था। आई होप कि क्लियर। अब है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि हमें केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट करके। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या कोई शॉर्टर मतलब छोटा सा रास्ता है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करें, है ना? पहले हम लोग को मैग्नीशियम लिखना है, फिर ऑक्सीजन लिखना है। क्या कोई रास्ता है कि हम उसे और शॉर्ट कर सकें? तो chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words। कह रहा है कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला, वर्ड्स का केमिकल फॉर्मूला हम लोग यूज करें ना अगर, तो इसे और छोटे में लिख सकते हैं। A chemical equation represent a chemical reaction। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर आपको देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला याद है, ठीक है, जिंक का फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप ना उसको और छोटे में आप लिख सकते हो, उसका इक्वेशन कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी आपको पता है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर आपको शॉर्टकट मतलब आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कि नीचे दिया हुआ है, मैग्नीशियम का अगर आपको फॉर्मूला याद है कि Mg होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको पता है कि O2 होता है, प्रोडक्ट का MgO। इसको कितने आराम से हमने बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इसका इक्वेशन बनाया, ठीक है। मैग्नीशियम Mg प्लस O2, प्रोडक्ट मिल गया हमें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। मतलब एरो के बाद और एरो से पहले LHS होता है और RHS होता है ना, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट। तो उनके हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है ना उसे काउंट करना है और फिर आपको ना कंपेयर करना है। मतलब हमने वो इक्वेशन तो लिख दिया बट अब उसको उसके जो नंबर ऑफ एटम है ना, एटम का जो नंबर है उसे हमें काउंट करना है और फिर उसके बाद कंपेयर करना है कि LHS साइड और RHS साइड दोनों का जो नंबर ऑफ एटम है सेम है कि नहीं है। अगर जैसे बाय द वे कि सेम निकला, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो इक्वेशन है ना बच्चे वो बिल्कुल ही बैलेंस है, ठीक है। अब अगर नहीं आ रहा है सेम तो समझ जाओ कि बैलेंस ना होके क्या है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों हो गया? अब कोई कारण पूछ ले कि आखिर इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो है कि वो इक्वेशन अनबैलेंस क्यों हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम भी नहीं है, काउंट करने के बाद जब हमने कंपेयर किया तो सेम भी नहीं है, एंड सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका मास भी सेम नहीं होगा, ठीक है। मास उसका सेम नहीं है, इसके वजह से हमारा जो ये वाला इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। बस इतना ही चीज है इसमें लिखा हुआ। नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि 9 में ही ये चीज़ पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। आप लोगों को मे भी याद हो सकता है, अभी नए नए तो ख़त्म ही हुआ है, ये 9 और 10 में आए हो तब तो याद ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें दिया हुआ था 9th क्लास केमिस्ट्री में, कि उसमें बताया गया था इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसे ख़त्म किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका सीधा सीधा मतलब आपका यही निकलता है। जो इंटेलिजेंट होंगे उन्हें पता चल चुका होगा पढ़ने के साथ ही कि
इसका जब बनाया नहीं जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए तो अगर हम किसी चीज़ को जैसे कि 1, 2, 3 एलिमेंट्स को हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है? उन तीनों में केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और फिर प्रोडक्ट निकला। तो अब कितना भी प्रोडक्ट निकले तो अब एलिमेंट का नंबर जो मास है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उन्हीं सब से मिलकर तो वो चीज़ बना है। तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, ना तो बढ़ेगा है नहीं, क्योंकि हम उसे क्रिएट कर नहीं सकते, ख़त्म होगा ही नहीं कि हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो बस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? सिंपल। उसके बाद है यानी कि आपका लिखा हुआ था कि जो पहले एलिमेंट में जो आपका था ना टोटल मास, वही आपका रिएक्टेंट में को रिएक्ट करवा के भी प्रोडक्ट में उतना ही मास रहेगा। दूसरे शब्दों में अगर कहें, इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम। इसमें बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ना हर एक एलिमेंट में एकदम सेम बचा रहेगा बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन के बाद और केमिकल रिएक्शन के पहले। हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत है। इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? अगर केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है तो लेट्स अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। अगर आपका 1.2 आपका समझ में आ गया है तो देखो, द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड है एज, मतलब अब देखोगे आपको बताया सिखाना चाह रहा है बुक, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसे बैलेंस करते हैं, किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, राइट? ये दोनों क्या आपका कहलाएगा? जिसने भी सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, वो जवाब दे देंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? रिएक्टेंट्स है, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट करवाया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच। उसके बाद एरो देखिए, मतलब हमें प्रोडक्ट मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब अगर हम इसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसका एलिमेंट मास वगैरह, द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जिंक का हमें फॉर्मूला अगर पता है, Zn होगा शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, ठीक है, HSO4 होता है, और उसका जो हमारा एटम्स का नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन 2 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड में 4 होता है, तो वो लिख दिया गया है। और जिंक जो होता है ना वो उसमें 1 होता है, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लिख भी सकते हैं। और इन दोनों को रिएक्ट करवा के हमें मिला जिंक सल्फेट, ऊपर में लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन लिखा हमने, दो चीज मिला ना। देखो यहाँ पे भी 4 2 6 ही है, यहाँ पे भी 2 4 6 ही है। रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एटम है सेम है, बैलेंस सेम है दोनों का। इधर भी 6 हो रहा है और उधर भी 6 हो रहा है, रिएक्टेंट की तरफ भी 6 और प्रोडक्ट की तरफ भी 6। आई होप कि समझ में आया। इसमें देखो लिखा हुआ है, एक बॉक्स बनाकर एलिमेंट हमने लिया था जिंक, हाइड्रोजन, ठीक है, SO सल्फ्यूरिक ऑक्साइड लिया था। तो जिंक का जो एटम नंबर ऑफ एटम होता है वो 1, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी देखो, रिएक्टेंट में भी 1 रहा, प्रोडक्ट में भी 1 रहा। अच्छा, H यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट, जो हमने हाइड्रोजन लिया था उसका रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम 2 था और उसमें भी प्रोडक्ट में भी 2 ही है। सल्फ्यूर
ये सल्फ्यूरिक ऑक्साइड था ना ये, तो आपका इसमें दिख ही रहा होगा कि उसमें 1 है और इसमें भी 1 है और ऑक्साइड 4 राइट। ये सारा जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में था, एलएचएस में था, उतना ही आरएचएस यानी कि प्रोडक्ट में भी है। आई होप कि इसे समझ आया होगा। अब दूसरा वाला है जो कि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे।